राजदूत की शुरुआत आज एक क्विज से करते हैं, सस्ती क्विज। कौन सा वो देश है जिसकी एक नहीं, दो नहीं, तीन राजधानियां हैं? कौन सा वो देश है जहां 11 आधिकारिक भाषाएं हैं? और कौन सा वो देश है जहां उल्का पिंड गिरने से दुनिया का सबसे बड़ा गड्ढा बना है? साजिद ने कहां से ढूंढ के सोचिए ये लिखा होगा। गेस कीजिए। इन तीनों सवालों का एक ही जवाब है और वो है साउथ अफ्रीका। आज हम साउथ अफ्रीका की यात्रा पर जाएं। कब तक आपको एक ही बात बताते रहे कि ईरान पर ट्रंप नेतन्याहू की लड़ाई का असर भांपने में भारत से चूक हुई, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का काम धीमा चलता रहा तो हमारे पास उतना बड़ा रिजर्व नहीं है, हॉर्मूज का रास्ता बंद है तो तेल और गैस की सप्लाई नहीं है उतनी, और अमेरिका की परमिशन नहीं है, इसलिए रूस और ईरान जैसे सप्लायर से हम तेल नहीं ले सकते। आज ही रॉयटर्स ने छापा है कि गैस संकट से जूझ रहे भारत को रूसी निर्यातकों ने अपने यहां से एलएनजी सप्लाई करने की पेशकश दी थी। अपने यहां से बात भी हुई लेकिन भारत ने मना कर दिया। कारण प्रतिबंध। किसका लगाया प्रतिबंध है? अमेरिका का। अब जो अमेरिका पाकिस्तान से गलबैया कर रहा है उसका लगाया प्रतिबंध मानने की हमारी क्या व्यवस्था है, बताने वाले बता सकते हैं। चीन तो डंके की चोट पर जहां से चाहता है वहां से माल लेता है, बेचता भी है। लेकिन ये सब तो आप जानते हैं, तो सेम ओल्ड लव को दोहराने से बेहतर है कुछ नया देखा और समझा जाए। इसलिए आज साउथ अफ्रीका जाएंगे हम, एक ऐसा देश जिसने अपार्थाइड के खिलाफ जंग लड़ी, नस्ल भेद के खिलाफ, जिसके नेता नेल्सन मंडेला 27 बरस जेल में रहे और फिर देश के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए राष्ट्रपति बने। मंडेला को अमेरिका ने 2008 तक टेररिस्ट वॉच लिस्ट में डालकर रखा था, यानी अमेरिका की नज़र में वो एक आतंकवादी थे। उनकी पॉलिटिकल पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एएनसी को भी अमेरिका में आतंकवादी संगठन माना जाता था क्योंकि रंग भेद के खिलाफ उन्होंने एक वक्त आर्म्ड स्ट्रगल छेड़ा था। पर देखिए आज नेल्सन मंडेला को दुनिया कितने सम्मान के साथ याद रखती है। बुराई के खिलाफ लड़ाई का उन्हें प्रतीक माना जाता है, हिंदुस्तान में बड़े सम्मान से याद किए जाते हैं। उन्हें गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है। दोनों ही वकील थे, नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी। दोनों की कर्म भूमिका अफ्रीका ही थी और दोनों अहिंसा और सविनय अवज्ञा में मानते थे। ये बात बिल्कुल सही है कि एक वक्त आया जब मंडेला ने हथियार उठाए, लेकिन मंडेला ने हथियार तब उठाए जब विवश हुए। उनकी पहचान गांधीयन मेथड से ज्यादा बनी है क्योंकि हथियार तो अफ्रीका में करोड़ों लोगों ने उठाए थे, लेकिन अहिंसक विद्रोह एक नायाब चीज थी जिसका पहला सफल प्रयोग अफ्रीका में हुआ जब गांधी दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज सरकार को घुटनों पर लाते हैं। बाद में इन्हीं मूल्यों को मंडेला अपनाते हैं और लंबे संघर्ष के बाद सफल भी रहते हैं। आज उन्हीं मंडेला के देश में राजनीतिक संकट चल रहा है। उन्हीं की पार्टी की सत्ता है इस समय साउथ अफ्रीका में। वहां की कांग्रेस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एएनसी। सिरिल रामाफोसा राष्ट्रपति हैं, पर अब उन्हें सत्ता से हटाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। उन पर संसद में महाभियोग लाया जा रहा है। कहानी एक ऐसे फार्म से शुरू होती है जहां करोड़ों की नकदी मिली थी और वो भी किसी बैंक लॉकर में नहीं बल्कि एक सोफे के अंदर दबा कर रखी हुई। ये बात जैसे ही बाहर आई पूरा देश चौंक गया क्योंकि वो फार्म राष्ट्रपति रामाफोसा का था। पूछा गया कि आखिर एक राष्ट्रपति के ठिकाने पर इतनी बड़ी रकम कैश में क्यों थी। रामाफोसा ने कहा कि मैंने एक सूडानी व्यापारी को भैंस बेची थी, ये उसका पैसा है, कोई अवैध रकम नहीं है। अब रकम आप सुनिए जो पकड़ी गई थी, $5,80,000 कैश। ये बताया गया। विपक्ष का आरोप है कि असल में $40 लाख थे, लेकिन अधिकतर रकम तो चोरी हुई, जिसके बाद प्रेसिडेंट ने पुलिस में कंप्लेंट डालने के बजाय अपने जो पर्सनल अंगरक्षक हैं उनको काम पर लगाया ताकि चोरों का पता चले। जब उनकी टीम सीमा पार कर दूसरे देशों में पहुंची तब इस कांड का खुलासा हुआ। अब ये जो घटना है 2020 की है, इसका खुलासा हमने जैसे बताया बाद में 2022 में भी संसद ने खुलासे के बाद महाभियोग की तैयारी की थी, लेकिन विपक्ष की कोशिश असफल रही। 2022 में ही रामाफोसा पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, लेकिन संसद ने उसे रोक दिया। अब देश की संवैधानिक अदालत ने इन्वेस्टिगेशन फिर से चलाने का हुक्म दिया है। नेल्सन मंडेला से लेकर रामाफोसा तक 30 बरस हो रहे हैं साउथ अफ्रीका में एएनसी की ही सरकार है। क्या रामाफोसा के खिलाफ लाया जा रहा महाभियोग ये रिकॉर्ड तोड़ देगा? क्या साउथ अफ्रीका में निजाम बदलने वाला है? कांग्रेस वहां से रवाना होने वाली है? और अगर ऐसा हुआ तो इसका उनकी घरेलू राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है? आज के एपिसोड में इसी बात का पता लगाएंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं।
दक्षिण अफ्रीका की कहानी को समझने के लिए शुरुआत उस दौर से करनी पड़ती है जब ये देश दुनिया में नस्लीय भेदभाव झेल रहा था। यहाँ एक ऐसी व्यवस्था चलती थी जिसमें काले और गोरे लोगों के लिए कानून अलग थे, अधिकार अलग थे, या अधिकार सिर्फ गोरों के ही थे। शिक्षा, नौकरी और यहाँ तक कि रहने की जगह भी काले और गोरे लोगों के लिए अलग थी। उस दौर में साउथ अफ्रीका की सत्ता गोरे लोगों के हाथ में थी। हेनरिक वॉवर्ड पीएम हुआ करते थे और वॉवर्ड को आज भी दुनिया में अपार्थाइड का ही चेहरा माना जाता है। सरकार की पूरी मशीनरी संसद से लेकर पुलिस और अदालत तक इसी गोरे नेतृत्व के इशारे पर चलती थी और इसी सिस्टम के अंदर इस तरह कानून बनाए गए थे कि देश में रहने वाला इंसान अलग अलग रंग का बराबर नहीं होता था, बल्कि उसकी नस्ल के आधार पर अलग अलग दर्जे में बढ़ता था। एक ही शहर को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया था। ग्रुप एरियाज एक्ट के तहत यह तय किया गया था कि गोरे लोग शहर के साफ सुथरे और विकसित इलाकों में रहेंगे, पॉश इलाका जिसको कहते हैं, जबकि काले अफ्रीकी लोगों को शहरों से दूर बनाई गई टाउनशिप्स में धकेला गया। जोहान्सबर्ग जैसे बड़े शहर में सफेद आबादी अच्छे इलाकों में रहती थी, जबकि काली आबादी को सोवेटो जैसे इलाकों में बसाया गया जहां बुनियादी सुविधाएं भी सीमित थी। साउथ अफ्रीका की पुरानी टीम के चेहरे आप याद कीजिए, कितने काले दिखते हैं उसमें। स्कूलों की व्यवस्था भी अलग कर दी गई थी। बांतु एजुकेशन एक्ट नाम से एक ऐसी नीति बनाई गई थी जिसमें काले बच्चों के लिए एक अलग शिक्षा प्रणाली थी, जिसका उद्देश्य, ध्यान से सुनिए, इन बच्चों को उच्च शिक्षा या बड़े पदों तक पहुंचने से रोकना था। ये इंश्योर करना कि ये काले लोग इतना पढ़ न लें कि अफसर बन जाएं। उनकी पढ़ाई का स्तर जानबूझकर सीमित रखा जाता था ताकि वो सिर्फ कम वेतन वाली नौकरियों तक सीमित रहें। उसी तरह की उनको पढ़ाई करवाई जाती। नौकरियां जो मिलती थी उनमें भेदभाव था। जो ऊंचे पद थे सिर्फ गोरे लोगों को मिलते थे। काले लोगों को ज़्यादातर मजदूरी, खेतों में काम या कम वेतन वाली नौकरियों तक सीमित कर दिया गया। हेडमास्टर गोरा होगा और पीएन जो होगा वो काला होगा। इसके साथ ही पास लॉस थे जिसके तहत काले लोगों को किसी भी शहर में घूमने या काम करने के लिए एक पासबुक रखना जरूरी था। पास है कि यहाँ से यहाँ जाना है। बिना उस डॉक्यूमेंट के पुलिस उन्हें किसी भी वक्त धर लेती थी। इसके अलावा काले लोगों के निजी जीवन पर भी नियंत्रण था। काले लोग गोरे लोगों से शादी नहीं कर सकते थे, कानून अपराध था। साथ रहने पर सख्त पाबंदी थी। यानी ये सिर्फ सामाजिक भेदभाव नहीं था, एक पूरा कानूनी ढांचा था जो नस्ल के आधार पर लोगों की जिंदगी तय करता था। इस पूरे सिस्टम में सबसे बड़ा सच यही था कि देश की सत्ता एक छोटे से गोरे वर्ग के पास थी जो आबादी का बहुत छोटा हिस्सा था, लेकिन कानून और संसाधन सारे उसी के नियंत्रण में थे और बाकी जो असली बहुसंख्यक थे उस देश में रहते हुए भी अपने देश में दोयम दर्जे की जिंदगी जीते थे। इस व्यवस्था के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा नेल्सन मंडेला बने। शुरुआत में उनका रास्ता पूरी तरह शांतिपूर्ण ही था। गांधी के चेले थे, हमने आपको बताया। चेले इन द सेंस उनसे प्रेरणा लेने वाले। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी एएनसी के साथ जुड़े। उस समय एएनसी विरोध प्रदर्शन, हड़ताल और कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन करती थी। मंडेला और उनके साथियों का मानना था कि अगर जनता एक होकर दबाव बनाएगी तो सरकार को नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा। गांधी ने भी यही मिसाल पेश की थी अफ्रीका में ही, लेकिन सरकार का जवाब ज्यादा कठोर ही हुआ। प्रदर्शनकारियों पर गोली चली, नेताओं को गिरफ्तार किया गया और आंदोलन को कुचलने की कोशिश तेज हुई। 1960 में शार्पविल जेनोसाइड ने पूरे देश को हिला दिया। तब पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे काले लोगों पर फायरिंग की जिसमें 69 लोग मारे गए। इस नरसंहार के बाद सरकार ने एएनसी पर प्रतिबंध लगा दिया। यहीं से मंडेला की राजनीति में बड़ा बदलाव आता है। उन्हें लगने लगता है कि शांतिपूर्ण विरोध से रंगभेद खत्म नहीं हो पाएगा। इसके बाद मंडेला एएनसी के भीतर एक आर्म्ड विंग बनाते हैं, हिंसा के रास्ते पर चलते हैं। 1962 में अरेस्ट होते हैं और बाद में रिवोनिया ट्रायल चलता है उन पर, जिस पर सरकार गिराने के इल्जाम में उन्हें अंदर कर दिया जाता है, उम्र कैद होती है। 27 बरस वो जेल में रहते हैं और इस दौरान उनके समर्थन में खूब प्रदर्शन होते हैं साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के बाहर। अल्टीमेटली दुनिया भर की सरकारें साउथ अफ्रीका की सरकार पर दबाव बढ़ाती हैं, कई देश प्रतिबंध लगाते हैं, कंपनी निवेश हटाना शुरू करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपार्थाइड के खिलाफ अभियान तेज होता है। नतीजा 1990 में मंडेला को जेल से रिहा कर दिया जाता है और 1994 में देश में पहली बार ऐसा चुनाव होता है जिसमें काले लोग भी वोट डालते हैं। उस चुनाव में एएनसी की जीत हुई और मंडेला बने इस तरह साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट। इसके बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी एएनसी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी, मुख्य पार्टी ऑफ पावर बन गई। लोगों को लगता था कि अब देश आगे बढ़ेगा, असमानता खत्म होगी, एक नया साउथ अफ्रीका बनेगा।
शुरुआती कुछ सालों तक उम्मीद काफी हद तक कायम भी रही। मंडेला के नेतृत्व में देश की पुरानी नीतियां बदली गईं। एक बड़ी दिक्कत लेकिन सरकार चलाने में आई, क्योंकि उस पार्टी के लगभग सारे लोग, जो काडर था, क्रांतिकारियों का था, एएनसी का, इन्हें आज़ादी की लड़ाई लड़ने का अनुभव था, सरकार चलाने का फन इनके पास नहीं था। तो एक तरफ प्रशासन को सही दिशा मिलने में दिक्कत आ रही थी और दूसरी तरफ एएनसी का चरित्र भी बदल रहा था। पहले वो एक मोटिवेटेड काडर से बनी पार्टी थी जिसका मकसद था आज़ादी। अब वो एक विशुद्ध राजनीतिक पार्टी में तब्दील हो गई जिसका मकसद था चुनाव जीतना और सरकार बनाना, पावर में बने रहना। फिर भी नेल्सन मंडेला के दौर में सरकार ठीक ही ठाक चल गई। मंडेला के बाद देश की कमान थाबो मबेकी के हाथ में आई और फिर उसके बाद जैकब जुमा का दौर शुरू हुआ। इस समय से साउथ अफ्रीका की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। जुमा के कार्यकाल में व्यापक भ्रष्टाचार होता है, स्टेट कैप्चर के इल्जाम लगते हैं। मुराद ये कि सरकार सिर्फ कुछ लोगों के फैसले से चल रही थी और इस पूरे विवाद के केंद्र में आते हैं भारतवंशी भाई। 3 भाई थे, गुप्ता ब्रदर्स, अजय गुप्ता, अतुल गुप्ता और राजेश गुप्ता। इन तीनों, या जो गुप्ता ब्रदर्स कहलाए, इनकी दोस्ती जैकब जुमा से बहुत गहरी थी। इतनी गहरी थी कि इल्जाम लगे कि कौन मंत्री बनेगा, किसे सरकारी ठेका मिलेगा, ये सब गुप्ता परिवार ही तय कर रहा है। आरोप लगा कि गुप्ता परिवार ने सरकारी कंपनियों में अपने लोगों को बैठाया और फिर उन्हीं कंपनियों से अरबों रैंड के कॉन्ट्रैक्ट निकलवाए। वहां की जो करेंसी है, वहां का रुपया, खासकर बिजली कंपनी एस्कॉम, रेलवे और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भारी घोटालों के इल्जाम गुप्ता ब्रदर्स पर लगे। सरकार और गुप्ता ब्रदर्स की नजदीकी उस लेवल पर चली गई कि जैकब जुमा और गुप्ता के नेक्सस को जुप्तास कहा जाने लगा। मतलब प्रधानमंत्री और उद्योगपति की ऐसी दोस्ती कि लोग समझ ही नहीं पाते कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। समझते तो थे लेकिन बोलने से डरते थे। होता है ऐसा। 2013 में यह विवाद और बड़ा हो गया। कैसे? उस बरस गुप्ता परिवार के मेहमानों का प्राइवेट प्लेन सीधे साउथ अफ्रीका के एयरफोर्स बेस पर उतर गया। अब आम आदमी तो ऐसा कर नहीं सकता। इस घटना के बाद लोगों को लगा कि गुप्ता परिवार की सरकार में कुछ ज्यादा ही चलती है। इसके बाद जुमा पर दबाव बढ़ता है, उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। गुप्ता ब्रदर्स देश छोड़कर दुबई जाते हैं। आज भी यह मामला साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े करप्शन स्कैंडल्स में गिना जाता है। इस केस के बाद धीरे धीरे लोगों का भरोसा टूटता है और सरकार के भीतर भी मतभेद सामने आते हैं। एक तरफ पुराने नेता थे जो मंडेला की विरासत और विचारधारा को याद करते थे, दूसरी तरफ नया नेतृत्व था जो सत्ता को बनाए रखने में व्यस्त था और इसी टकराव ने पार्टी को अंदर से कमजोर करना शुरू किया। बेरोजगारी, महंगाई और अपराध जैसी समस्याएं बढ़ने लगीं और सरकार की छवि पर इसका सीधा असर पड़ा। समय आगे बढ़ता गया, नए नेता आते रहे, लेकिन समस्याएं खत्म नहीं हुई। जैकब जुमा के बाद सिरिल रामाफोसा सत्ता संभालते हैं तो लोगों में एक बार फिर से उम्मीद जागती है कि शायद अब स्थिति सुधर जाए। अब सीन ये था कि रामाफोसा को एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता था जो करप्शन के खिलाफ खड़ा होगा, क्योंकि जैकब के दौर में पार्टी बहुत बदनाम हो गई थी। रामाफोसा पर विश्वास इसलिए भी किया गया क्योंकि अपार्थाइड एरा में वो ट्रेड यूनियन लीडर हुआ करते थे, खदानों में काम करने वाले मजदूरों के हक की आवाज़ उठाते थे, आगे जाकर बिजनेसमैन हो गए, सफल रहे। इसलिए लोगों को लगा कि एक रैग्स टू रिचेस स्टोरी है, ये व्यक्ति हमारी समस्या को समझेगा, निपटाएगा। 2017 में ये एएनसी के अध्यक्ष बनते हैं। फरवरी 2018 में चुनाव होते हैं और एएनसी की तरफ से रामाफोसा जीत भी जाते हैं। शुरुआत में उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए जिससे लोगों को लगा कि अब सिस्टम शायद सुधरेगा। सबसे पहले उन्होंने एक एंटी करप्शन ड्राइव चलाया। जुमा दौर में जिन सरकारी कंपनियों पर करप्शन के इल्जाम लगे थे वहां कई बड़े अधिकारियों को हटाया। खासकर बिजली कंपनी एस्कॉम और टैक्स एजेंसी सास जैसी संस्थाओं में बड़े बदलाव हुए। रामाफोसा विदेशी निवेश भी लेकर आए। कोविड के दौरान जो शुरुआती महीने थे उसमें उनकी बड़ी तारीफ हुई। उन्होंने जल्दी लॉकडाउन लगाया, जनता को लगातार संबोधित किया। उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में खूब हेडलाइन भी बनी। कहा गया कि रामाफोसा बाकी नेताओं की तुलना में अच्छा काम कर रहे हैं। फिर कोरोना के बाद वो लैंड रिफॉर्म बिल्स भी लेकर आ गए। लेकिन 2022 में एक ऐसी घटना हो गई जिसने उनके राजनीतिक करियर पर दाग लगा दिया जो अभी तक छूटा नहीं है। कौन सी घटना? फार्म गेट। वाटर गेट के बाद जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उनमें गेट लगा दिया जाता है। फार्म पे हुई घटना है तो फार्म गेट बन गया। पहली बार जून 2022 में ये बात बाहर आई। उस समय साउथ अफ्रीका के पूर्व खुफिया अधिकारी आर्थर फ्रेजर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। फ्रेजर ने इल्जाम लगाया कि 2020 में रामाफोसा के फार्म पर एक बड़ी चोरी हुई थी, या कह लीजिए डकैती हुई थी, लेकिन इस चोरी को सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों की मदद से छुपाया।
फ्रेजर का दावा था कि चोरों ने फार्म से बड़ी संख्या में यूएस डॉलर्स चुराए थे, जो फार्म के एक सोफे के अंदर छुपा कर रखे गए थे। इल्जाम यह भी था कि इस पैसे को डिक्लेयर नहीं किया गया था। डिक्लेयर करने से मुराद क्या, कि आपने अपनी कमाई सरकार को बताई और इस पर टैक्स चुका दिया, यानी एक नंबर का पैसा। जो पैसा डिक्लेयर ना किया जाए, उसका सोर्स ना बताया जाए, उस पर टैक्स ना दिया जाए, उसी को कालाधन कहा जाता है, जो दूसरे देशों में होता है, अपने यहाँ नहीं होता। तो इल्जाम यह था कि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने सोफे में नोट फंसा कर रखे हैं। अब जब चोरी हो गई उनके यहाँ, तो वो किसी को बता भी नहीं पा रहे थे, पुलिस को इन्वॉल्व उन्होंने नहीं किया, और रामाफोसा के जो अंगरक्षक थे उन्होंने अपने स्तर पर जांच करवा ली। इसके बाद सवाल ये उठाया गया कि राष्ट्रपति के फार्म हाउस में चोरी तो चलो बाद में डिस्कस होगी, इतने डॉलर्स आए कहां से? रामाफोसा ने कहा कि यह पैसा सूडान के एक व्यापारी को भैंस बेचने से आया। जैसा हमने पहले बताया, रामाफोसा लेबर यूनियन लीडर रहे हैं, बाद में बिजनेस में आए। उनका एक अपना वाइल्ड लाइफ और ब्रीडिंग फार्म है, महंगी नस्ल की भैंसें और दूसरे जंगली जानवर वो पालते हैं, उसका ट्रेड भी करते हैं। रामाफोसा का कहना है कि 2019 में सूडान के एक बिजनेसमैन हजम मुस्तफ़ा ने उनके फार्म से दुर्लभ नस्ल की 20 भैंस खरीदी थी, और इसी डील के 5,80,000 यूएस डॉलर्स हमने रिसीव किए। रामाफोसा के मुताबिक ये पैसा टेम्पररी तौर पर फार्म में रखा गया था, क्योंकि डील पूरी तरह प्रोसेस में थी और जानवरों का ट्रांसफर हो ही रहा था। बाद में यही कैश चोरी हुआ है। अब राष्ट्रपति महोदय के मुताबिक तो 5,80,000 डॉलर थे, लेकिन ऑपोजिशन कह रहा है कि रकम 40 लाख डॉलर के आसपास थी, और यहीं से विवाद नया टर्न लेता है। आरोपों के मुताबिक 2020 में कुछ लोग फार्म में घुसते हैं, सोफे के अंदर रखे डॉलर चुरा लेते हैं। इसके बाद मामला पुलिस प्रक्रिया से नहीं चलता है, राष्ट्रपति की सिक्योरिटी टीम गुप्त ऑपरेशन चलाती है। देखिए, गुप्त ऑपरेशन चल रहा है, भैंस के चक्कर में आदमी क्या क्या नहीं करता। कोई पुलिस को काम पे लगाता है, तो कोई सिक्योरिटी टीम को काम पे लगाता है। खैर, कुछ संदिग्धों को पड़ोसी देशों तक ट्रैक किया गया। विपक्ष ने इल्जाम क्या लगाया कि राष्ट्रपति की जो निजी अंगरक्षकों की टीम है, उसने कुछ लोगों को अबडक्ट कर लिया है, लेकिन रामाफोसा ने इन सभी आरोपों से इनकार किया। अब इनकार कितना भी कर लिया जाए, एक सवाल तो बना ही हुआ था कि एक राष्ट्रपति अपने निजी फार्म में इतनी बड़ी मात्रा में नकद डॉलर क्यों रखेगा? अगर ये पशुओं से आया पैसा है, तभी भी हार्ड कैश क्यों स्टोर किया जाएगा? अगर ये धंधा कानून के मुताबिक हुआ था, तो पैसा चेक से या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से क्यों नहीं लिया गया? कैश क्यों रखा गया? अफ्रीका में क्राइम बहुत है, साउथ अफ्रीका में क्राइम बहुत है, चोरी, कारजैकिंग, ये सब होता रहता है, तो आपने इतना हार्ड कैश रखा क्यों? इनवॉइस कहाँ है अगर डील हो रही थी? अगर ये डील जल्दबाजी में हुई, इनवॉइस बनाने का समय नहीं था, तो क्या बाद में टैक्स विभाग को डिक्लेयर की गई थी डील? और अगर चोरी हुई थी लीगल पैसे की, तो इसकी रिपोर्ट तुरंत पुलिस को दी क्यों नहीं गई? ये सब कुछ वैसा ही था जैसे स्पेशल 26 फिल्म में दिखाया गया था। अक्षय कुमार टैक्स अधिकारी बनकर, कभी सीबीआई अधिकारी बनकर भ्रष्ट व्यापारियों को लूटते रहता है, और ये लोग पुलिस के पास जा नहीं पाते। साउथ अफ्रीका में यह मामला इसलिए और बड़ा बन गया क्योंकि रामाफोसा की पूरी राजनीतिक पहचान एंटी करप्शन क्रूसेडर की थी। उन्होंने खुद को उस नेता के रूप में पेश किया जो जैकब जुमा के भ्रष्टाचार वाले दौर के बाद देश को सही राह पर ले जाएंगे। लेकिन अब विपक्ष कह रहा है कि जो नेता भ्रष्टाचार मिटाने आया था, वही महाकरप्ट है। 2022 के आखिर में साउथ अफ्रीका की संसद की एक इंडिपेंडेंट पैनल रिपोर्ट सामने आती है, जो कहती है कि राष्ट्रपति के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। तब उनकी पार्टी एएनसी के भीतर भी दबाव बढ़ा हुआ था, महाभियोग यानी इम्पीचमेंट लाने की तैयारी थी, लेकिन आखिरकार एएनसी ने संसद में अपने बहुमत का इस्तेमाल किया, इम्पीचमेंट को टाल दिया और रामाफोसा को बचा लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, विपक्ष अदालत गया, और अब 2026 में साउथ अफ्रीका की संवैधानिक अदालत ने कह दिया है कि संसद ने मामले को ठीक तरीके से नहीं संभाला, इसलिए अब दोबारा जांच शुरू होनी चाहिए। संसद के स्पीकर ने भी कहा है कि वो अब फिर से रामाफोसा के खिलाफ इम्पीचमेंट करेंगे। जानकारों का मानना है कि ये इम्पीचमेंट की जो कवायद है शायद ही सफल हो, क्योंकि विपक्ष के पास उतने वोट हैं नहीं। लेकिन इस विवाद से एएनसी का पतन शुरू हो सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, अब वो समझिए। एएनसी साउथ अफ्रीका की सबसे लोकप्रिय पार्टी है, क्योंकि उसी ने असल में आज़ादी दिलाई, जैसे हिंदुस्तान में कांग्रेस का था एक वक्त। मंडेला बहुत पॉपुलर लीडर हुए। मंडेला के बाद जैकब की जीत जब होती है, जैकब जुमा की, तब तक पार्टी की यही छवि बनी रहती है। वोट भी भरपूर मिलते हैं, बहुमत की सरकार बनती है, लेकिन जैकब जुमा के दौर में करप्शन के आरोपों ने पूरी छवि खराब कर दी पार्टी की। मई 2024 में आखिरी चुनाव हुए थे साउथ अफ्रीका में। उस चुनाव में एएनसी ने अपना बहुमत खो दिया था।
2024 में पार्टी का वोट शेयर लगभग 40% के आसपास आ गया, जो अकेले सरकार बनाने के लिए काफ़ी नहीं थे। इसके बाद एएनसी को दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी, यानी अभी साउथ अफ्रीका में एक गठबंधन सरकार है। एएनसी ने डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ हाथ मिलाया हुआ है, जो लंबे समय से विपक्ष की एक बड़ी पार्टी रही है। अगला चुनाव 2029 में होना है। अगर रामाफोसा इसी तरह विवादों में घिरे रहे तो एएनसी की विरासत बचाना मुश्किल हो जाएगा। और बात सिर्फ एक करप्शन केस की ही नहीं है, एक केस की वजह से बहुत कुछ प्रभावित होता है। अब देखिए, साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का मेंबर है और लंबे समय तक अफ्रीका की सबसे प्रभावशाली अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता रहा, लेकिन लगातार आंतरिक समस्याओं के कारण उसकी स्थिति कमजोर हो रही है। ऐसे में निवेशकों का भरोसा टूटता है, विदेशी कंपनियां निवेश करने से बचेंगी आपके यहाँ। फिर आप ये भी देखिए कि साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। चलो, किसी में तो हिम्मत है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल पर नरसंहार का केस साउथ अफ्रीका ने किया है। 2023 से गजा में जेनोसाइड के आरोप लगाए हैं। इजराइल के खिलाफ इतना बड़ा स्टैंड किसी सो कॉल्ड इस्लामिक नेशन तक ने नहीं लिया। जो पाकिस्तान दिन रात इस्लामिक उम्मा की बात करता है, उसने भी ये रिस्क नहीं लिया, क्योंकि इस कदम से यूएस नाराज हो जाएगा। यूएस का डर सबको है भाई। अगर आप इजराइल का विरोध करेंगे तो अमेरिका आपके खिलाफ जाएगा, और ये ओपन सीक्रेट है। इस सब के बावजूद साउथ अफ्रीका ने स्टैंड लिया, जिसकी खूब सराहना हुई। पर जब आप एक तरफ इस तरह का इनिशिएटिव लेते हैं, स्टैंड लेते हैं, और दूसरी तरफ आप पर करप्शन के इल्ज़ाम लग जाते हैं, तो आपका पक्ष ही कमज़ोर हो जाता है और फिर आपके विरोधियों को बोलने का एक और मौका मिल जाता है। उदाहरण के लिए एलन मस्क जैसे लोग, जो पिछले दिनों वाइट फार्मर्स पर अत्याचार का फर्जी मुद्दा उठाया था उन्होंने, और रामाफोसा को आरोपी उन्होंने बता दिया था। ट्रंप ने भी व्हाइट हाउस बुलाकर बेइज्जती की थी साउथ अफ्रीकन डेलीगेशन की, लेकिन अंत में ये सब झूठ ही निकला। मैग्नीट्यूड बिल्कुल कुछ और था। खुद अमेरिकी मीडिया ने पर्दाफाश किया था तब। राजदूत के एक एपिसोड में इस पर हमने विस्तार से बात कीजिए। आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। साजिद, अगर आप देख रहे हैं शो को प्रीव्यू करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दीजिएगा। रामाफोसा पर आरोप गंभीर हैं। इस बार कोर्ट ने भी उनके खिलाफ जांच शुरू करने को कह दिया, लेकिन फौरी तौर पर इस रामाफोसा की कुर्सी को कोई खतरा नहीं होगा। दो बड़ी वजह हैं। पहली, संसद का गणित। साउथ अफ्रीका में राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में 2/3 बहुमत चाहिए। एएनसी भले ही 2024 चुनाव में पूर्ण बहुमत खो चुके, लेकिन उसके पास अब भी इतना बड़ा ब्लॉक है कि वो रामाफोसा को बचा ले, क्योंकि किसी और के पास 2/3 नहीं आएंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी गठबंधन सरकार चल रही है। एएनसी के साथ डेमोक्रेटिक अलायंस समेत कई पार्टियां हैं। अभी का संकेत यही कि गठबंधन की पार्टियों में कोई फूट नहीं दिख रही है, सब साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खतरा खत्म हो गया। अगर रामाफोसा का एक कांड दबा नहीं बढ़ता गया, जैसे जैकब जुमा के साथ हुआ, तो वैसा ही इनके साथ भी होगा। इनको छोड़ना पड़ेगा। जैकब जुमा को पार्टी नहीं हटा दिया था, क्योंकि करप्शन की वजह से जनता के बीच पार्टी की ही छवि खराब हो गई थी। अगर कांग्रेस को लगता है, एएनसी को, कि रामाफोसा का रहना भी जुमा की तरह पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी करेगा, तो इनकी भी छुट्टी हो सकती है। और जैसा हमने कहा, बहुत जल्दी होगा ऐसा नहीं कह सकते। इसी जानकारी के साथ राजदूत का ये एपिसोड हम कंक्लूड करते हैं। इसे साजिद ने लिखा और इरशाद ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।